गुड मॉर्निंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात करें बेटा, तो लास्ट टाइम पे हमने आपको क्या बताया था बेटा? लास्ट टाइम में हमने बताया था कि किसी भी करंट के किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मा था वो हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है KQ(x/r² + x² 3/2। तो यहाँ पे हमने आपको देखो फॉर्मा को प्रॉपर्ली एक जगह पे मेंशन कर दिया। तो अगर सिंपल सी बात समझो, तो ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसकी एक्सिस पर x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मा होता है वो कितना होता है बेटा? KQ(x/r² + x² 3/2। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सोचो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आगे की तरफ है, उसकी वैल्यू हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर और सारी बातें हम लोग समझते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली देखो डायरेक्शन के बारे में, जैसे ये चार्ज इस पर क्यू है बेटा, चार्ज क्यू है, रेडियस का आर है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर इस पर हमने बोला प्लस चार्ज है बेटा, तो सोचो यहाँ से x दूरी पर, कितनी दूरी पे? x दूरी। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा, बताओ इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो कैसे देखोगे बेटा? देखो इतना पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी। किधर होगी बेटा? अलोंग द एक्सिस। तो ध्यान से बताओ, अगर यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो बताओ ये रिंग पे जो प्लस चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा बेटा। अच्छा, ध्यान से बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे इधर पूछा गया तो हमने कह दिया यहाँ से, अभी समझ पा रहे हो? ऐसे दिखाने का मतलब क्या है बेटा? ये वाला हिस्सा पीछे है और ये वाला आगे, तो रिंग ऐसे है बेटा। कैसे बेटा? ऐसे बेटा, ये ऐसे है बेटा, इस तरह से। जैसे मेरा हाथ आपको दिख रहा है बेटा ऐसे, तो इस तरह से। ये टेढ़े दिखाने का मतलब क्या है? ये रिंग ऐसे नहीं रखा है बेटा, ये रिंग कैसे रखा है? ऐसे रखा है बेटा। तो ध्यान से, इसका ये वाला हिस्सा पीछे और ये वाला आगे, जो कट नहीं रहा है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्स दूरी, अगर इस पॉइंट पे आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट पे क्या पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कैसे निकालोगे बेटा? सोचो, तो क्या 1 कूलम का चार्ज रखोगे? बताओ ये प्लस का चार्ज, अगर यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो ये प्लस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो इधर की तरफ होगा, किधर की तरफ? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके अलॉन्ग होगी बेटा? अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो अगर यहाँ पे हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा? इधर की तरफ लगेगा, किधर की तरफ? तो लेफ्ट साइड। तो इधर तरफ लगेगा, किधर तरफ लगेगा बेटा? इधर तरफ। तो ये इससे मूव कर दिया बेटा। तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर तरफ होगा बेटा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, वैसे ही अगर माइनस चार्ज हो, क्या हो बेटा? अगर माइनस चार्ज हो तो कैसे होगा बेटा? सोचो, अगर मान लो इस पे माइनस चार्ज हो बेटा, तो ध्यान से बताओ फटाफट से क्या होगा बेटा? सोचो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सोचो, क्या यहाँ पे 1 कूलम रखेंगे चार्ज, तो बताओ ये वाला चार्ज माइनस का है कि प्लस का? माइनस का। तो इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इधर तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस। क्या होता है बेटा? अलोंग द एक्सिस। ऐसे बताओ इधर होगा क्या? इधर आप अगर बात करो, अगर हमने यहाँ से इधर ले लिया बेटा इस पॉइंट पे, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सोचो ये यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो बताओ ये प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज? माइनस का चार्ज। अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज हम रखेंगे तो ये बताओ इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इधर की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो, अगर यहाँ पे फोकस करो, तो अगर मैं बात करूँ प्लस वाले, अब तो बात समझ पा रहे हो वहाँ पे डायरेक्शन कैसे रहा? तो डायरेक्शन आप ऐसे देखेंगे बेटा, ठीक है बेटा? हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो हमेशा रिंग के कारण जो होता है, जो इलेक्ट्रिक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है। अब बस यही देखना है कि वो टूवर्ड्स द रिंग होगा और अवे फ्रॉम द। और डायरेक्शन देखने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था, 1 कूलम का चार्ज रख दो, फोर्स निकाल लो उस पर, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? अब अगर इस डायरेक्शन इसमें अगर हम बात करें बेटा, इस वाले रिंग में जिसमें प्लस चार्ज है, तो ध्यान से आप देखो, तो रिंग पे चार्ज क्यू है बेटा। सोचो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? आगे की तरफ है। सोचो आगे तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस मानोगे तो इधर तरफ क्या पीछे की तरफ है? तो ये वाला क्या माइनस में हो जाएगा कि नहीं बेटा? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यहाँ तक बात सही बेटा? तो आराम से स्क्रीन क्रॉस करके इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, इसको रफ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको दोबारा बनाइए बेटा। अब अगर इस फॉर्मूले पर हम सोचें बेटा, तो आपका फॉर्मूला क्या है बेटा? अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं बेटा, तो ये भी ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई KQ(x/r² + x² 3/2। अब अगर यहाँ पे बात करें, सोचो अगर अब बेसिकली हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ग्राफ। सोचो अगर x की वैल्यू 0 रखी, इस रिलेशन में अगर हमने x = 0 रखा, अगर x = 0 रखा तो मतलब कहाँ पे? मतलब ये x 0 हो जाए मतलब सेंटर पे। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ निकालना है? सेंटर पे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सोचो इस रिलेशन में x बराबर जब 0 रखूंगा तो पूरा E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो x बराबर 0 पे E का मान क्या होगा बेटा? 0। सोचो अगर x की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा? इन्फिनिटी मतलब हम बताओ क्या इस रिंग से के पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो बताओ जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा? सोचो अनंत पे है, कितने दूर? बहुत दूर है बेटा। हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। कितने डिस्टेंस पे है बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। तो बताओ इसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लगभग 0। ध्यान से बताओ, जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? घटेगा।
वैसे इस केस में क्या होगा ये भी आपको समझाऊंगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो। और जब हम अनंत पे होंगे तब भी क्या होगा, क्या बहुत दूर है बेटा, तो बहुत दूर होगा तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, जीरो। या आप मैथमेटिकली भी सकते हो, अगर एक्स वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करेगी तो क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो आप ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते हो कि रिंग है उससे हम अनंत दूरी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या बहुत दूरी पे है कि नहीं बेटा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, जीरो। अब सोचो एक्स बराबर जीरो पे भी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है और इन्फिनिटी पर भी जीरो आ रहा है, तो बताओ कोई भी चीज़ जीरो पे भी जीरो और इन्फिनिटी पे भी जीरो है। अब बताओ जैसे जैसे जाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा बीच में, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा बाद में घटा तभी तो जीरो हुआ बेटा। सोचो एक्स बराबर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, जीरो, इसका मतलब सेंटर पे जीरो है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, घट रहा है और अनंत पे क्या हो जा रहा है, जीरो। क्या ऐसे ही हो रहा है ना बेटा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, तो ग्राफ के बारे में अगर हम फोकस करें तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा बेटा। देखिए बेटा ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का, हम किसकी ग्राफ बना रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स। अब ध्यान से बताओ, अगर इधर हम बात करिए सेंटर है मान लो, ठीक है, यहाँ से दूरी ले, सोचो आगे की तरफ एक्स पॉजिटिव होगा कि नहीं बेटा, तो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, तो इधर वाले डायरेक्शन को हम प्लस मान ले रहे हैं। तो ध्यान से बताओ एक्स बराबर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि नहीं बेटा, तो बढ़ा जा रहा है, बढ़ा है, और फिर एक जगह मैक्सिमम होगा उसके बाद घट जाएगा और इन्फिनिटी पे जीरो। क्या इस तरह से आएगा बेटा ग्राफ, क्लियर है बेटा। अब ध्यान से बताओ मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्लियर है। अब जैसे प्लस में हुआ वैसे क्या इधर साइड भी बात कर सकते हो कि नहीं बेटा। सोचो अगर इधर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे होगा कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो सोचो अगर आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्लस माना है तो पीछे तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मानेंगे बेटा, माइनस में। तो सेम जो वैल्यू प्लस में ग्राफ आ रहा है क्या वही ग्राफ यहाँ नीचे आएगा बेटा। अगर मैंने आगे की तरफ को बेटा प्लस माना है तो ग्राफ उसका ऐसे ऊपर आएगा प्लस में। लेकिन यहाँ पे अगर इस साइड हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे होगा कि पीछे, पीछे की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, तो ग्राफ भी किधर आएगा, क्या नेगेटिव में आएगा कि नहीं। क्या सेम ग्राफ बनेगा वहाँ पे एक्स बराबर जीरो पे इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो और सेम। तो पहले क्या करेगा बेटा, नेगेटिव में बढ़ेगा और फिर मैक्सिमम होगा फिर होगा कि जीरो। क्या सेम ग्राफ होगा नहीं। तो ये रहा बेटा आपका किसका ग्राफ बेटा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का ग्राफ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, ठीक है, इस पर आप फोकस करेंगे। तो ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में। अब बात आया सर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, इसको हम अलग से निकालते हैं। पहले ये ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अभी हम आपको निकाल के इसको दिखाएंगे बेटा। ये आता है बेटा r/√2 पे, x बराबर जब r/√2 होता है प्लस माइनस r/√2 पे आता है मैक्सिमम। कहाँ पर आता है बेटा, प्लस माइनस r/, अभी आपको मैं प्रूफ कराऊंगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जब एक्स वैल्यू r/√2 होती है। तो सोचो ग्राफ में अगर आप फोकस करो तो आप समझ पाओगे। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर जैसे जैसे जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है फिर घट रहा है, वैसे जैसे पॉजिटिव में हुआ वैसे ही नेगेटिव में। तो ये बेसिकली है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का बीच का ग्राफ। बेटा जितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ भी है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का ग्राफ बनाया बेटा। तो आराम से इसको स्क्रीन को पॉज करके बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अपनी नोट्स कॉपी में इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए बेटा, ठीक ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब ये प्रूफ करते हैं बेटा इस रिलेशन को। अब ये प्रूफ करते हैं कि वास्तव में मैक्सिमम एक्स बराबर r/√2 पे कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको हटाएं बेटा ये, ठीक। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी बेटा, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो था क्या था बेटा, याद रखना होगा बेटा KQ, साथ साथ बोलते रहिए बेटा, KQx/r² प्लस x² 3/2। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ई एक्स के साथ वेरी कर रहा है बेटा। अब हम क्या चाहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। हमको तो पता है बेटा कि सेंटर आपका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा मिलेगा। अब वो मैक्सिमा किस एक्स पे मिलेगा ये निकालना है। बाकी मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया था, वो प्लस माइनस r/√2 था, या प्लस r/√2 पे मिलेगा या माइनस। अब उसी को हम प्रूफ करते हैं बेटा। तो याद करो, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए बेटा कि किसी भी चीज़ का अगर नहीं आपको ध्यान है तो मैं आपको याद कराता हूँ बेटा, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो ध्यान रखना, जहाँ पर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमा या मिनिमा पे हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमा या मिनिमा पे डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो क्या लिखोगे बेटा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, ठीक है। या ऐसे बोलो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा बेटा, क्या हम इसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे कि नहीं बेटा, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव
जीरो। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो करोगे? जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे के क्यू आर ई सब फिक्स है, केवल एक्स ही वेरिएबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सोचो, अच्छा बता दो बेटा, ये डेरिवेशन आपसे कभी कभार, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन सबको आता है तो इसलिए आराम से आप इसको लगा सकते हो बेटा, सबको डिफ्रेंशिएशन मैंने सिखा दिया। तो ध्यान से देखो, के क्यू का कांस्टेंट है वो बाहर चला गया बेटा। अब बचा केवल डिफ्रेंशिएशन के अंदर एक्स अपान अंडर रूट। ध्यान से देखो तो क्या आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ, केवल क्या बचेगा, एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही है बेटा। इसका डिफ्रेंशिएशन हमको जीरो करना है। अब ध्यान से बताओ, अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही जीरो होना पड़ेगा, तो इसको हटा दे भाई, ये जीरो हो नहीं सकता, यही जीरो करना है। अब सोचो ये बटे वाला नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला देगा, वो बटे वाला, दो फंक्शन का, तो याद करो क्या फॉर्मूला होता है बेटा। जिनको लग रहा है डिफरेंशिएशन वाला अगर दिक्कत हो बेटा, तो मैंने मैथमेटिकल टूल के लेक्चर्स में, ठीक है, आप जाओगे प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में मैंने बाकायदा डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले समझाए हैं बेटा, जो बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, ठीक है बेटा, या जो भी मैथ वाले बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही होगी बेटा, तो मैथमेटिकल टूल के लेक्चर में आप जाएंगे बेटा, ठीक है, लिंक पे जाएंगे आपको, तो प्ले लिस्ट में आपको क्लास 11th के लेक्चर्स में आपको मैथमेटिकल टूल में देखोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको ये बातें समझ में आएगी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का तो 1 हो जाएगा बेटा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा बेटा, पहले सबसे पहले क्या होगा, क्या एक्सपोनेंट टाइप का दिख रहा है, नहीं तो क्या लिखोगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, अगर पावर में की कमी करो तो इसके पावर क्या होगा 1/2 इंटू, बताओ क्या एक्स है कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे चैन वही लगेगा बेटा। फिर अंदर का करोगे, अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का जब होल स्क्वायर करोगे बेटा तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2। क्या इसको 0 के बराबर कर देंगे नहीं बेटा। अब ध्यान से आप देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो वो ऊपर से नीचे काट देते हैं, क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे हम कट कर देते हैं, तो ऊपर देखो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और नीचे बताओ अगर एक कट कर दोगे तो बचेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5/2, ये 0 होगा, ठीक है बेटा, ये बचा आपका। अब ध्यान से बताओ, ये आपका 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, तो न्यूमरेटर 0 करते बेटा, तो न्यूमरेटर में क्या है बेटा, तो आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं बेटा। अगर ध्यान से आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना बचेगा बेटा माइनस 2x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर बाई 2, तो एक्स की वैल्यू बेटा आएगी प्लस माइनस आर बाई √2, मतलब जब x की वैल्यू प्लस आर बाई √2, प्लस आर बाई 2 मतलब आगे, आर बाई √2 आगे और माइनस आर बाई 2 मतलब आर बाई √2 पीछे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम होती है आर बाई √2 पे, कहाँ होती है, तो कभी बार एग्जाम में बेटा अगर ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाए तो आप देख लो प्रॉपर्ली, मैंने स्टेप बाय स्टेप करा दिया। अब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, तो जो मैक्सिमम आर बाई √2 पे होता है, तो यहाँ पे अगर x बराबर मैं आर बाई √2 रख दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी नहीं बेटा, तो यहाँ पे मैं अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी बता दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा बेटा, चलो x बराबर आर बाई 2 रखते हैं, के क्यू एक्स की वैल्यू लिख दो बेटा आर बाई √2 अपान नीचे क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर बाई 2 का होल पावर 3/2, देख लीजिए बेटा आराम से। तो ध्यान से आप देखिए क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बेसिकली यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा, तो लगभग ये कितना आएगा यहाँ पे आपका आएगा के क्यू आर बाई √2 और नीचे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर क्यू, तो आपका यहाँ पे आएगा बेटा 3√3 आर क्यू अपान 2√2, तो √2 से एक √2 कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बेटा, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ई मैक्सिमम की वैल्यू बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा वो आपका आएगा बेटा 2 के क्यू अपान 3√3 आर स्क्वायर। आप चाहो तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो, आप चाहो तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करके यहाँ पे आप लिख दो 2√3 अपान 9 आर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो यहाँ प्रॉपर्ली ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आराम से इसको देख लीजिए बेटा, इस बात को आराम से देख लीजिए, तो स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है बच्चे। तो हो गया आपका ये, ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, रफ करते हैं बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग की बेटा क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपका जैसे आपको अगर पूछा जाए तो आप इसको आराम से देख लीजिए बेटा कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। और कहीं भी कुछ भी अगर डाउट हो बेटा तो आप हमको इन्फॉर्म जरूर करें, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग।
अब ये तो हो गया बेटा, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या है आपका, ये एक रिंग है, ठीक है ना, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है और रेडियस आर है। क्यू का कम और मतलब चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है जिसका मास क्या है बेटा, m, और भी माइनस का चार्ज है। कैसा चार्ज है, समझ पा रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ये एक रिंग है जिसका चार्ज कैपिटल, जिस पर चार्ज कैपिटल की और रेडियस क्या है बेटा, r है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्या है बेटा, यहाँ पर इसके सेंटर पे एक चार्ज माइनस क्यू है जिसका मास क्या है बेटा, m है। तो बताओ ये चार्ज यहाँ पे सेंटर पर रखा है, तो इस समय चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बेटा, एकदम। भाई इससे बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नेट फोर्स भी जीरो। भाई अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो, चुकी बराबर क्या होता है बेटा, क्यू ही। तो यहाँ इसका मतलब क्या, ये चार्ज इस समय कहाँ पर है बेटा, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बेटा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको बताना होगा किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल। तो आपको बताना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, और दूसरा आपको बताना है, अब दूसरा आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, उसके बाद इसका टाइम पीरियड भी बताना है। क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड ए पार्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट चार्ज माइनस क्यू है। फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट चार्ज माइनस क्यू है, मतलब चार्ज माइनस क्यू जो है वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम पे है बेटा। और दूसरा बी पार्ट क्या लिखेंगे बेटा, इफ़ वी स्लाइटली, बी पार्ट में लिखिए बेटा। पहला तो हो गया बेटा कि आपको बताना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, बी पार्ट में लिखिए, इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड चार्ज क्यू, वही माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर है बेटा। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड चार्ज क्यू फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन सबको नोट हो गया बेटा। अब आराम से आते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्या आते हैं बेटा, इसके सोल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा। अब जिनको बेटा आ रहा हो वो अपना स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करे बेटा, ठीक है, उसके बाद देखिए सोल्यूशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो सॉल्व करते हैं। अब याद करो, सबसे पहले आपसे पूछा है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बताओ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे। अगर लौट के वापस आ जाए तो स्टेबल, ना वापस आए तो अनस्टेबल, कोई फर्क ना पड़े, न्यूट्रल। तो हमने क्या किया, इसको इसकी पोजीशन से हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, मान लो यहाँ पे पहुँचा दिया। तो चार्ज ये माइनस क्यू है कि नहीं बेटा, इसका मास क्या है बेटा। तो ध्यान से बताओ, यहाँ से इस रिंग से x दूरी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा बेटा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा कि पीछे की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो आगे की तरफ है। लेकिन बताओ हमको लिखना है फोर्स, क्या लिखना है बेटा, फोर्स। तो बताओ ये प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, पीछे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा बेटा, पीछे की तरफ लगेगा। इसका मतलब ध्यान से सोचो, हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, आगे, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। तो याद करो बेटा, इसका मतलब क्या, पक्का है ये लौट के और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है ना बेटा। सोचो हमने आगे डिस्प्लेस किया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, इस प्लस चार्ज के कारण, इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, 1 कूलम का चार्ज रखो कि आगे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है। लेकिन ध्यान से देखो, हमको फोर्स लिखना है, क्या लिखना है, फोर्स। तो ध्यान से बताओ ये चार्ज प्लस का है कि माइनस का, माइनस का है, तो फोर्स किधर लगेगा, आगे कि पीछे, पीछे, चूंकि चार्ज क्या है, माइनस का है बेटा, ठीक है बेटा। तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, पीछे। फोर्स इसका मतलब पीछे लगा, क्या इसका मतलब क्या, लौट के वापस आएगा कि नहीं। तो सोचो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, क्या लौट के वापस आया कि नहीं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल। इसका मतलब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप लिखोगे ये कैसा इक्विलिब्रियम बेटा, स्टेबल। मेरी बात समझ पा रहे हो, तभी तो सिस्टम कर रहा है बेटा। क्योंकि मैंने आपको याद करो लास्ट लेक्चर में, पूरा प्रीवियस लेक्चर से अगर ध्यान दो तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया था तो हमने कहा था जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे वो क्या करते हैं बेटा, SHM। क्या करते हैं बेटा, SHM। यहाँ तक बात सही है बेटा। अब क्या करते हैं, SHM वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताया था, ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करो
वहाँ पे क्या लिखिए, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स माइनस के एक्स टाइप का आएगा तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, SHM करेगा, और टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π√m/k। तो करते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स लिखने का तरीका भी बताया था, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिधर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे वो प्लस में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो माइनस में। तो ध्यान से बताओ, यहाँ पर फोर्स अगर लिखना हो तो फर्स्ट फोर्स का फॉर्म क्या होगा बेटा, Q इंटू ई, तो चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना आता है चार्ज के कारण। आप याद हो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया बेटा, KQ x/r² प्लस x² के पावर 3/2, याद है बेटा, तो ये यूज़ करेंगे बेटा। बताओ प्लस की माइनस, माइनस साइन क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्लेस किया है आगे लेकिन फोर्स लग रहा है पीछे, तो क्या यही फोर्स है कि नहीं बेटा। अब ध्यान से आप बताओ, हमने x बहुत ज़्यादा, देखो दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिखाया, अदरवाइज डिस्प्लेस बहुत स्लाइटली कर रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा साफ साफ आपको डायग्राम देखिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत कम डिस्प्लेस किया गया है। तो सोचो x क्या बहुत छोटा है बेटा, तो क्या लिखोगे बेटा, x जो आपका r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या, इसको बताओ, अगर x बहुत छोटा होगा तो इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो ये क्या निगलेक्ट कर सकता हूँ नहीं बेटा। हमने आपको बताया था निगलेक्ट केवल सम या डिफरेंस में करते हैं, प्रोडक्ट में कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान से आप देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ से कि स्मॉल q कैपिटल Q, और नीचे क्या बचा, केवल ये तो जीरो हो जाएगा, लगभग निगलेक्ट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा r² के पावर 3/2, मतलब r³ आया कि नहीं बेटा, तो दिस इंटू एक्स। तो f बराबर माइनस के एक्स टाइप का आया कि नहीं बेटा, आप समझो ये कांस्टेंट किया गया है, तो बताओ ध्यान से बताओ, f बराबर नेट फोर्स अगर माइनस के एक्स टाइप का होगा तो यही तो SHM है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा बेटा, SHM क्या करेगा। और टाइम पीरियड का फार्मा याद है बेटा, t बराबर 2π√m/k। तो चलो फटाफट लिखते हैं बेटा, t बराबर 2π√m/k, k क्या यही पूरा है कि नहीं बेटा, सही बेटा, तो r³ ऊपर चला जाएगा कि नहीं बेटा, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल K स्मॉल q, तो ये बेसिकली आंसर है। और ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन में जो कैपिटल K है ये क्या है बेटा, ये 1/4πε0 है, ठीक है बेटा। आप चाहो तो K की वैल्यू 1/4πε रख के भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ऊपर आपका आएगा 4πε और कुछ नहीं, ठीक है बेटा, चाहे यहीं लिख के आप छोड़ दो, ठीक है, सही बेटा यहाँ तक। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक एकदम शानदार क्वेश्चन करते हैं बेटा, एकदम अच्छा क्वेश्चन बेटा, ठीक, ये IT का ही क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखें क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, बेसिकली एक रिंग है आपका, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रिंग है ऐसे रखी गई है बेटा, ठीक है ना, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पर क्या है बेटा, चार्ज है बेटा, समझो ना, ठीक, ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप इस पर क्या है बेटा, Q चार्ज है, और इसके रेडियस मान लो R है, ठीक ठीक। अब ध्यान से अगर आप देखो क्या बोला गया है, इस रिंग की एक्सिस पे, इस रिंग की एक्सिस पे एक कोई चार्ज है स्मॉल q जिसका मास m है, एक कोई चार्ज है कोई चार्ज q है जिसका मास क्या है बेटा m है। इसकी दो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है, कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है, दो मिलती है। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर मिलती है बेटा, कितनी दूरी पे, यहाँ से x1 दूरी पे, और दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी मिलती है बेटा, दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी मिलती है, x2 दूरी पे मिलती है। मेरी बात समझो, पहले क्वेश्चन समझ लो बेटा, यहाँ पे पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, कंफ्यूज मत करना क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन समझ लो बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक आपका रिंग है बेटा जिस पर चार्ज Q है, प्लस का चार्ज है, बस ये दिखाने का मतलब ये प्लस का चार्ज Q है, रेडियस R है। इस रिंग की एक्सिस पे कोई चार्ज Q है जिसका मास क्या है m है, उसकी एक पोजीशन नहीं इक्विलिब्रियम को मिले हैं, दो पोजीशन मिले, एक x1 दूरी मिल रहा है और x2 दूरी पे। तो पहली बात ये क्लियर हो जाए कि इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है, इक्विलिब्रियम में इस तरह हो सकता है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ऊपर तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या ये दोनों बैलेंस कर देंगे कि नहीं बेटा, तो जहाँ पे ये बैलेंस कर जाएंगे वहीं पे क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम होगा बेटा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो क्वेश्चन में आपको बताया है कि इसके दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहे हैं, एक x1 दूरी पर और एक x2, किसके, इस चार्ज Q के कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहे हैं बेटा, दो आ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया, आपको चार ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है बेटा, चार ऑप्शन, और साथ साथ ये आपको दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम से क्या बेटा कम है। आपको ये मेंशन किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, याद है मैंने बताया था ना लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम आया था जहाँ पे आता था, तो मैक्सिमम से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है। तो आपसे चार ऑप्शन दिया है इसका, इस क्वेश्चन का कितने ऑप्शन दिया बेटा, चार ऑप्शन। ए पार्ट आपको क्या दिया बेटा, x1 एंड x2 बोथ आर स्टेबल, ठीक है। आपसे बोला है ए पार्ट में क्या दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा, x1 और x2, ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा आपसे पूछा है बेटा
x1 इज स्टेबल but x1 is stable and x2 is unstable। दूसरा आपको बोला है कि x1 आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है और x2 कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। सी पार्ट में आपको दिया है x2 इज स्टेबल एंड x1 इज अनस्टेबल। क्लियर है बेटा? सेम बात रिपीट करके बेटा, ये जो डैश डैश कर दिया मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी है। x2 इज स्टेबल एंड x1 इज अनस्टेबल, मैंने उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। और डी वाला आपको दिया है बेटा x1 एंड x2 बोथ आर अनस्टेबल। x1 और x2 क्या हो गए, बोथ अनस्टेबल है बेटा। तो ये क्वेश्चन है बकायदे स्क्रीन पॉज करके बेटा आराम से सोचिए, एक शानदार क्वेश्चन है बेटा आईआईटी का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फिर उसके बाद सोल्यूशन आप देखिए बेटा, ठीक है बेटा। तो सोल्यूशन इसके देखते हैं बेटा। तो सोल्यूशंस की बात करें, बाकी जिनको आ रहा है वो खुद से ट्राई करे बेटा, उसके बाद सोल्यूशन देखिए बेटा। तो सॉल्व पे आते हैं बेटा। अब ध्यान से पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए बेटा कि बच्चे के दिमाग में सबसे पहला डाउट है सर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा बेटा, और दो इक्विलिब्रियम आ भी रहा है। इक्विलिब्रियम तो बात मान लो क्लियर हो गया कि भाई mg की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर कर बैलेंस कर लेगा तो आपका क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम आएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया कि दो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे आएंगे, बात है दो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे आएंगे, तो इसको समझते हैं बेटा सिंपल सा। इसको मैं सबसे आसानी से ग्राफ से आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, ग्राफ। सोचो जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे बताइए क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो QE होगा कि नहीं बेटा, उसको बैलेंस कौन करेगा, वेट इसका। तो ध्यान से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू mg अपान क्या q आएगी कि नहीं बेटा। अब ध्यान से बताओ ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पर ये क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम होगा बेटा, ये तो कंडीशन होगी बेटा। अब ध्यान से देखो, अब हम यही देखना चाहते हैं कि क्या 2x पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, एकदम आ सकता है बेटा। दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, कैसे आएगा बेटा, समझो बेटा। सोचो इस E पर इक्विलिब्रियम में है बेटा, अब इस E की एक दो वैल्यू होगी, ये कैसे क्लियर, ये ग्राफ से बताया, इसलिए तो ग्राफ में बताया था बहुत ही। तो ग्राफ देखते हैं बेटा हम सब लोग। तो ग्राफ पर अगर फोकस करते हैं तो ग्राफ याद करो कैसे होता है बेटा, याद है ग्राफ ऐसे होता था, याद है अभी मैंने बनाया था इसका ग्राफ, तो इसीलिए बता रहे थे इसका ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ याद करो कैसे होता था बेटा। अब ध्यान से बताओ अगर कोई भी, अब सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैक्सिमम से कम है बेटा, सोल्यूशन से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, मैक्सिमम से कम है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होगी, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम है, ये है बेटा, इससे कम है तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होगी नहीं कोई वैल्यू। तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग अगर खींचोगे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई की है बेटा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, जिसकी अब वैल्यू आपको दिख रहा है mg अपान q, यही तो है ना बेटा। तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग x के एक मान आ रहे हैं कि दो मान, देखो ध्यान से दो मान आ रहे हैं। कितने मान आ रहे हैं, ये है x1 और ये है x2। समझो बेटा x1 x2 कौन है। सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्ड, सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रहा है, इस x की वैल्यू पर भी मिल रहा है और इस भी x पे। तो दो x पे क्या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है कि नहीं, ग्राफ देखो बेटा, सबसे आसान तरीका है ग्राफ से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू पे मिल रहा है बेटा, दो वैल्यूज पे यहाँ मिल रहा है बेटा, एक इस वाले पे मिल रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग x1 पे मिल रहा है और एक इस वाले पे मिल रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है क्वेश्चन में आपको दिया है, x1 x2 है। अब आपको यही बताना है कि x1 कैसा इक्विलिब्रियम होगा, मतलब चार्ज जब x1 दूरी पे होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम सस्टेन करेगा, स्टेबल की अनस्टेबल, और जब x2 दूरी पे होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो अब ध्यान से बताओ, चलो x1 की बात कर लेते हैं। हम पहचान एक ही जानते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल, चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो, लौट के वापस आ जाए तो स्टेबल, ना वापस आए तो अनस्टेबल। अब ध्यान से बताओ ये चार्ज यहाँ पे है बेटा, अगर मैं बताऊँ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा, आगे ले जाऊँ, तो सोचो यहाँ से मैं जस्ट आगे ले जाऊँगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ गया। फिर से देखो बेटा, इस चार्ज को अगर x1 से आगे ले जाओ, मतलब यहाँ से ऊपर ले जाओगे, यहाँ से आगे ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ गया। तो यहाँ से चार्ज को ऊपर ले जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन mg तो वही है। तो नेट फोर्स ऊपर आया कि नीचे, सोचो बेटा क्या ऊपर जाएगा कि नहीं बेटा। सोचो यहाँ से मैं जस्ट आगे ले जाऊँगा तो x से जब आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ गया। देखो सोचो पहले मान यहाँ पे था, जैसे आगे गए तो मान बढ़ गया नहीं। तो जैसे यहाँ से ऊपर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर, तो फोर्स भी किधर होगा, ऊपर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर तरफ होगा, mg नीचे की तरफ। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा बेटा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, चूंकि यहाँ पर दोनों बराबर थे ना बेटा, लेकिन जैसे ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया और mg तो वही है। तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की नीचे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स किधर आया, ऊपर। तो क्या लौट के कभी वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल। मैं बताया था लौट के वापस ना आए तो अनस्टेबल। इसका मतलब x1 कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल।
मेरी बात वहाँ समझो बेटा। अगर मैंने x का मान बढ़ाया x1 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया तो जिधर हमने डिस्प्लेस किया क्या उधर ही चला गया, चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही है बेटा, चूंकि नेट फोर्स किधर गया, ऊपर की तरफ। तो इसलिए कौन सा कूलम्ब होगा, अनस्टेबल। अब चलो इस वाले फोकस करते हैं बेटा। x2 अगर मान x2 से बढ़ा देते हैं बेटा, सोचो यहाँ पे x2 वाला है बेटा, सोचो इसको यहाँ से हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया ऊपर तरफ, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा के घटे। सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर इसके वेट के था कि नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर था, इसके वेट के बराबर। तो यहाँ पे mg क्यू भी बराबर था, लेकिन जैसे ही x का मान x2 से बढ़ाओगे, जैसे ही ऊपर गए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के घट गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स घट गया। अब ध्यान से बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स घट गया, mg तो अभी उतना ही है बेटा, तो ऊपर तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लगेगा mg, तो नेट फोर्स किधर आया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया तो mg तो वही है बेटा, तो नेट फोर्स ऊपर आएगा कि नीचे की तरफ। अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ आया, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा तो चार्ज किधर आएगा, क्या लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा कि नहीं बेटा, और लौट कर अगर चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल, स्टेबल। इसका मतलब x1 जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और x2 कैसा होगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, x1 इज, यहाँ पे x1 इज अनस्टेबल एंड x2 इज, आपका देखो यहाँ पे x2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और x1 क्या होगा, अनस्टेबल। तो आपका सी पार्ट सही ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन को अगर लग रहा है एक बार में ना समझ में आया बेटा तो दोबारा इसको देखो, सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ गई बेटा। बस सिंपल से जानो, आपको बेसिक पता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप क्या स्टेबल है या अनस्टेबल चेक करना आपको आता है, तो अपना बेसिक दिमाग लगे, ग्राफ आपकी मदद करेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम, अपने आप ग्राफ मदद करेगा। यही तो इससे हम कर रहे हैं बेटा। बाकी ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्यों दो एक्स पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बेटा, ये भी बात क्लियर, इसलिए दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, क्लियर। ठीक है बेटा, तो अब हम अगले डेरिवेशन पे आते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर आर्क। अब हम निकालेंगे बेटा किसी एंगुलर आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अब बता देकर ये आप डेरिवेशन आप ध्यान रखो बेटा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, बोर्ड उनमें बहुत ज़्यादा ही पूछता नहीं बेटा, सिंपल सा, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन एंगुलर आर्क। तो क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, ये डेरिवेशन है बेटा, ठीक है, क्या है डेरिवेशन, एट द सेंटर ऑफ एन एंगुलर आर्क, एंगुलर आर्क। तो अपने पास अगर कोई एंगुलर आर्क है, क्या है बेटा, एक एंगुलर आर्क है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज है बेटा, उसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज आपके पास एक एंगुलर आर्क है, उसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आप देखो फटाफट, ठीक है, जैसे हमने कहा ये अपना एक एंगुलर आर्क है बेटा, ठीक है ना, ये एंगुलर आर्क है बेटा, और ये आपका सेंटर। तो क्या निकालना है बेटा, इस एंगुलर आर्क के कारण सेंटर पे हमको क्या निकालना है बेटा, इस एंगुलर आर्क के कारण हमको सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कह दिया कि मान लो ये एंगुलर आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। पहले समझ लो डेटा क्या है। और मान लिया इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है मान लो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। फिर समझ लो बेटा, तो समझो प्लस का चार्ज है, कैसा चार्ज है बेटा, इस पर प्लस का, इसका तो चार्ज का, पहले क्वेश्चन समझ लो बेटा, पहले थ्योरी समझ लो क्या है बेटा। हमने क्या है, हमारे पास एक एंगुलर आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है, और इस पे चार्ज कितना है बेटा, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और इसका रेडियस क्या है बेटा, रेडियस इसका आर है बेटा, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस एंगुलर आर्क के सेंटर पे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्डिंग में आप सिंपल से क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन एंगुलर आर्क हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, एंड इट्स सबटेंड an angle of alpha at its center and having radius r. We have to find the electric field at the center. We have to find the electric field at the center. तो आराम से ये बात आपको लिखनी है बेटा, ठीक है, आराम से मैंने बोल भी दिया है बेटा आराम से, तो आप आराम से उसको आराम से सुन के दोबारा इस बात को लिख सकते हैं। वही जो सारी बातें डेरिवेशन पहले लिखनी पड़ती है, सिंपल सा, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें आप लिख देंगे, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्या बात लिखना है आपको, क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर एन एंगुलर आर्क हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर and which subtend an angle of alpha at the center and having radius r, and having radius r। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद क्या लिखेंगे अगली लाइन से, we have to find the electric field at the center of the angular arc। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होगा, फिर अब याद करो एंगुलर आर्क है बेटा,
क्या है बेटा, एंगुलर आर्क। तो ध्यान से बताओ एंगुलर आर्क तो निकालने का तरीका मैंने बताया था ना। अब डायरेक्ट क्या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो क्या करना पड़ेगा, कट करेगा, तो हम क्या कट करेंगे बेटा, एलिमेंट कट करना पड़ेगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कट करेंगे बेटा, एलिमेंट्स कट करेंगे। तो एलिमेंट कट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, वही तो क्या करेंगे यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा, बताया था ना बेटा एंगुलर आर्क में एलिमेंट कैसे करते हैं। तो एंगुलर आर्क में एलिमेंट कट करने का तरीका क्या होगा बेटा, यहाँ से थीटा पे जाके क्या डी थीटा, तो यहाँ से हमने बेटा थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, ठीक है बेटा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट किया। अब बताओ ये जो छोटा सा ये आर्क, देखो दिखाने के लिए आपको बड़ा दिखा है, अदरवाइज ये बहुत छोटा है बेटा। तो जो छोटा सा आर्क होगा इसकी जो छोटी सी लेंथ होगी डीएल, वो कितना हो जाएगा बेटा, याद करो बताया था आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस का, ये आर डी थीटा आएगा कि नहीं बेटा, याद करो मैंने एलिमेंट वाले में आपको बता दिया था। एंगल बराबर डी थीटा बराबर क्या लिखोगे, डीएल अपान आर। तो डीएल की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा। तो इस आर की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, आर डी थीटा। क्लियर बेटा, ये समझ पा रहे हो ये लेंथ कैसे आ रहा है बेटा, ये लेंथ बेसिकली सिंपल से ऐसे आ रहा है। अगर मैं एंगल बराबर आर का अपान रेडियस होता है कि नहीं, तो एंगल क्या है, डीएल बराबर डी थीटा बराबर क्या होगा, डीएल अपान आर। तो ध्यान से बताओ डीएल की वैल्यू क्या आर डी थीटा नहीं आ जाएगी बेटा, तो वही हमने लिखा है। तो आर आपको आर का लेंथ आ गया आर डी थीटा, क्या आ गया, आर डी थीटा। अब ध्यान से आप देखो तो इस पर, इस छोटे से एलिमेंट पे क्या चार्ज भी तो है बेटा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज डी क्यू आएगा, कैसे लिखोगे बेटा, सोचो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लेमडा है। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लेमडा है। तो बताओ इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, क्या लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल। तो क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल, डीएल की वैल्यू क्या है बेटा, आर डी थीटा। समझ पा रहे हो बेटा, सिंपल सा। अब ध्यान से बताओ इस छोटे से एंगुलर, यहाँ पे छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं बेटा। तो बताओ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया था, एक कूलम का चार्ज रखो, फोर्स निकाल लो। तो बताओ इससे फोर्स कितना लगेगा बेटा, तो ये प्लस का क्या है, ये प्लस है, तो इस कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डी। तो छोटे से एलिमेंट के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, पहले मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, फिर वहाँ पे। तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। तो डी बराबर क्या होगा बेटा, सोचो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है बेटा। तो चलो फटाफट लिखते हैं बेटा, के क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो ध्यान से, लेमडा आर डी थीटा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू वन इंटू क्यू टू तो एक कूलम है, अपान आर स्क्वायर, इनकी बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो आर से आर कैंसिल बेटा, तो क्या है बेटा, के लेमडा डी थीटा अपान आर। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि नहीं बेटा। अब थोड़ी बातें समझते हैं और बेटा। अब ध्यान से बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी थीटा होगा नहीं। अब ध्यान से बताओ इस एंगुलर आर के हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि अलग है। सोचो इसके कारण इधर की तरफ है, इसके कारण इधर की तरफ है, इसके कारण इधर की तरफ। तो हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ेंगे। तो क्या तोड़ेंगे यहाँ पे, कंपोनेंट। तो ध्यान से बताओ इस डी के कंपोनेंट तोड़ेंगे कि नहीं बेटा। तो इसका एक कंपोनेंट किधर होगा बेटा, सोचो ये वाला कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा, देख लीजिए बेटा आराम से। और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा बेटा, इधर तरफ होगा, वो कितना होगा बेटा, डी साइन थीटा। बेटा देख लीजिए, यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा। तो इसके हमने क्या तोड़ लिया बेटा, कंपोनेंट। ये रहा डी कॉस थीटा और ये रहा डी हट गया बेटा। तो ये रहे इसके कंपोनेंट्स। अब ध्यान से अगर आप देखो, जैसे ये वाला एलिमेंट यहाँ पर, वैसे एक इसका भाई भी होगा ना बेटा, जो इधर होगा बेटा। ध्यान से देखो, सोचो ये इसके अबाउट ये पूरा जो आपका एंगुलर आर्क है सिमेट्रिक है ना, जितना ये इधर होगा उतना ही, क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर लाइन है। ये क्या है बेटा, इसका ये जो आपको डॉटेड करके ऐसे दिखाई गई, ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर। तो जितना ये इसके इधर होगा उतना ही ये इधर होगा। तो बताओ जैसे जो एलिमेंट इसके इधर मिलेंगे, जैसे जैसे वैसे इधर भी मिलेंगे ना बेटा। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है वैसे थीटा पे जाके डी थीटा, इधर इसका एक भाई भी होगा कि नहीं, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर तरफ होगी नहीं, तो उसके कारण भी डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा होगा कि नहीं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो सिमेट्री से कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो, सोचो ये वाला कैंसिल हो रहा है कि ये वाला, थोड़ा सोचो इस बात को। अगर मैं थोड़ा सा इस बात को समझाऊं तो जैसे यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो जैसे ये इसका इधर एक एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे वैसे सिमेट्रिकली यहाँ भी होगा बेटा। तो उसके कारण भी क्या होगा बेटा, सेम आपको थीटा एंगल पे वैसे ही सिर्फ जैसे यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा कट किया, वैसे इधर भी थीटा पे जाके डी थीटा एक एलिमेंट होगा बेटा। उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ऐसे ही होगा बेटा। तो उसके कारण भी दो कंपोनेंट होंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा इधर होगा। तो कौन से वाले कंपोनेंट आप देखो कट हो रहे हैं बेटा, डी साइन थीटा वाले। कौन से कट हो रहे हैं बेटा, डी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा टाइप का होगा, यहाँ पे एक ऐसा थीटा पे जाके डी थीटा ऐसे कट करोगे ना बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा इधर था ना, वैसे इधर भी कट करोगे बेटा, थीटा पे जाके डी थीटा। तो यहाँ इसके कारण भी कैसा होगा बेटा, ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ बेटा मैं सिमेट्री वाला, ठीक है।
ये बेटा आपको जो अभी मैंने ये बनाया ना, ये लास्ट में ये वाला आपको बनाना नहीं, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, फिर भी लग रहा था कुछ डाउट हो रहा है आपको, तो मैं इसलिए ऐसे बना दिया बेटा। तो जैसे ये वाला है तो बताओ यहाँ भी ऐसे थीटा होगा कि नहीं बेटा, यहाँ पे थीटा पे जाके, तो इसका भी ऐसे एंगल थीटा होगा बेटा। तो इसका भी 2 कंपोनेंट आएगा, इधर डी कॉस थीटा और इधर क्या आएगा बेटा, डी साइन थीटा। तो कौन सा वाला कट जाएगा, डी साइन थीटा वाला कट जाएगा, यही बात आपको समझा रहा था। तो अदरवाइज आपको ये डी वाले बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये समझ में आ गया है, तो इसको मैं मिटा दूँ, ये वाला आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। ये बस आपको समझा रहे थे कि देखो कैसे ये कट रहा है, अदरवाइज इसको हम मिटा देते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ तक सही है बेटा एकदम। तो इस वाले को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक। तो ये पूरा एंगल जो है ये सही है, ठीक, एकदम आ गया बेटा समझ में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको डायग्राम इतना ही बनाना, हौच पौच बहुत ज़्यादा करना नहीं है। ये कॉलम सही था बेटा, ठीक है ना एकदम। अब चलो आते हैं बेटा, अब ध्यान से बताओ, इसका अंदर समझ में आया कंपोनेंट। तो कौन सा वाला सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, और कौन सा जुड़ेगा, ये वाला। तो ध्यान से क्या लिखोगे, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू। अब देख लीजिए बेटा, सिंपल सा, सारी बातें अब पुरानी रिपीट करेगी बेटा। तो कौन सा वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है जितने, वो सब क्या होगा, उन सबको जोड़ोगे। और जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, इंटीग्रेशन। इन सबको जोड़ोगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा बेटा। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग होंगे, वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जितने भी डी कॉस थीटा है, इन सबको जोड़ लो। और जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। अब चलो डी की वैल्यू रखते हैं बेटा। तो इसके आगे बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे। तो ध्यान से बताओ, ई नेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा। अब डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी की वैल्यू आप ध्यान से देखो, तो डी की वैल्यू वहाँ से हम उठा के रखते हैं, के लेमडा बाई आर, और ये है कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान से बताओ, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, थीटा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, थीटा। अब ध्यान से देखो, हम कहाँ से एंगल ले रहे हैं, एंगुलर बाइसेक्टर से। सोचो ये पूरा एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल क्या है, अगर यहाँ साफ साफ यहाँ मेंशन करूँ तो ये पूरा एंगल अल्फा है ना। अगर ये पूरा एंगल अल्फा है, ये है एंगुलर बाइसेक्टर लाइन, ये क्या है, इसकी एंगुलर बाइसेक्टर। तो सोचो इधर होगा अल्फा बाई 2 और ये भी होगा अल्फा बाई 2, नहीं फिर समझो बेटा, पूरा एंगल अल्फा है तो इधर होगा अल्फा बाई 2 और ये भी क्या होगा बेटा, अल्फा बाई 2। तो ध्यान से बताओ, यहाँ से कितना आगे जा सकते हो, इधर अल्फा बाई 2, और कितना पीछे जा सकते हो, अल्फा बाई 2। तो सोचो अगर इधर तरफ एंगल को प्लस ले रहे हैं तो इधर वाले को माइनस, क्यों प्लस रहे, चूंकि इधर वाले को ही हमने माना है ना, इधर से लिया मतलब इधर प्लस माना है, तो अपोजिट वाला क्या होगा, माइनस। तो लिमिट कहाँ से आएगी बेटा, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। समझिए बेटा, इधर हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, अल्फा बाई 2, इधर कितना जा सकते हो, अल्फा बाई 2। तो लिमिट हम कहाँ से लेंगे बेटा, इधर वाले को प्लस ले रहे हैं तो इधर वाले को माइनस, तो लिमिट होगी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे बेटा। तो ध्यान से आप देखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा। तो बताओ, जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं बेटा, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट बाहर चला, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बेटा, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ, याद है कॉस का इंटीग्रेशन सबको पता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, क्या होता है बेटा, साइन। तो फटाफट लिमिट रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट रखते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन बेटा, और लिमिट उठा के रख देते हैं। तो आपका आएगा बेटा माइनस अल्फा बाई 2 से। तो चलो सबसे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा बेटा, तो अपर लिमिट रखोगे तो आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस, लोअर लिमिट रखो तो साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, साइन ऑफ, जब अपर लिमिट रखोगे थीटा जगह क्या रखोगे, अल्फा बाई 2, तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस, लोअर लिमिट रखो थीटा जगह क्या रखोगे, माइनस अल्फा बाई 2। और हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस और माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, तो आएगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2। अब देखो साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई क्या, 2 साइन अल्फा बाई 2 आया कि नहीं बेटा। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा बेटा, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। बेटा ये रहा इसका डेरिवेशन। तो एंगुलर आर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो ये रहा प्रॉपर्ली बेटा इसका डेरिवेशन, ये प्रॉपर्ली इसका डेरिवेशन है, ठीक है बेटा सामने। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे बेटा, यहाँ से नोट करके फिर यहाँ से कंटिन्यू, और ये भी आपका डायग्राम था बीच में, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे और सारी बातें लिखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा बेसिकली हम लोग इस डेरिवेशन के साथ ही आज की क्लास हम लोग क्लोज करते हैं बेटा। तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा।